गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद अपना एक चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है मैंने आपको जो है लास्ट में बताया था। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या रहता उसका मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल क्या रहता वो अपन डिस्कशन किए। प्रिंसिपल के बाद जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है अपन इंस्ट्रूमेंटेशन डिफरेंट टाइप के जो है डिवाइसेस उसके अंदर अपन डिस्कशन किए। उसके बाद जो है सम बेसिक कंसेप्ट अपन जो है इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है डिस्कशन कर रहे थे। इसका नंबर वन अपन ने जो है पहला देखे तो उसके अंदर अपन ने मॉलिक्यूलर आयन क्या रहता है बताया था। सेकेंड मॉलिक्यूलर आयन पीक, देन बेस पीक, देन मेटा स्टेबल आयन पीक अपन ने डिस्कशन किए थे। उसके बाद नेक्स्ट अपने जो है नाइट्रोजन रूल क्या रहता मैंने आपको जो है लास्ट में बताया था कि अगर समझो कोई मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जो है नाइट्रोजन की क्वांटिटी ऑड है तो उसका मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होगा, उसकी इंटेंसिटी मतलब उसकी जो है मॉलिक्यूलर आयन की जो है m/v की वैल्यू भी जो ऑड रहेगी। अगर कोई मॉलिक्यूल से उसकी नाइट्रोजन की क्वांटिटी इवन है तो उसकी जो mi की वैल्यू भी जो कैसे आती है इवन आती है। इसको एग्जांपल्स के साथ अपने डिस्कशंस किए थे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अपन ने जो है डिस्कशंस किए थे वो आप बताया था मैं आपको दैट द आइसोटोपिक अबंडेंस। आइसोटोपिक अबंडेंस क्या रहता मैं आपको बताया था मीन्स अपना जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक मास ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास के ऊपर जो है डिपेंड होता है, ये मैं आपको बताया था। अब आइसोटोप का मतलब क्या होता है ये बताया था, सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर जो डिफरेंट होता है। ऐसी बात उसमें मास का कंसेप्ट आया तो आइसोटोप का जो है ये रोल जो है मीन्स कोई कंपाउंड के अंदर आइसोटोप अगर प्रेजेंट है तो उसकी जो है पीक भी अपने को जो है डिफरेंट टाइप की मिलने वाली है, ठीक है। दो टाइप की मैंने बताया था, एक इसमें से m+1 बताया था और एक m+2 बताया था। अब आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन जो है उस पीक की इंटेंसिटी किस तरह से जो है कैलकुलेट करेंगे ये अपन जो है इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कशंस करने वाले हैं। इसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ पीक इंटेंसिटी, ठीक है। अब क्या रहता है मैं आपको जो है वन बाय वन जो है बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो है फॉर m+1 पीक, m+1 पीक किस तरह से जो है कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बताता, ठीक है। The intensity of n+1 peak can be easily calculated by the following relations, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है मींस जो भी उसका अबंडेंस है नेक्स्ट मींस आइसोटोपिक अबंडेंस उसको उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। एग्जांपल के तौर पर जो कंपाउंड के अंदर कार्बन की क्वांटिटी 2 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 आएगा और उसका जो है ये जो है 1.08 0.016 की क्या उनके आइसोटोपिक अबंडेंस जो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशंस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करना होता है आपको उसके आइसोटोपिक अबंडेंस से जो है उसके क्वांटिटी ऑफ कार्बन को क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन को क्या करना पड़ता है इस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मैं बताया था, ठीक है। एग्जांपल परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ m+1 इज इक्वल्स टू 1.08 into number of carbon atom plus 0.016 into number of hydrogen atom plus 0.38 number of nitrogen atom plus 0.20 into number of oxygen atom। मतलब इन शॉर्ट में जो है उनके आइसोटोपिक अबंडेंस से कार्बन की क्वांटिटी कार्बन के एटम को प्लस के आइसोटोपिक अबंडेंस से नाइट्रोजन के एटम्स को क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करके भी क्या करना होता है प्लस करना होता है। अब प्लस करके अपने को जो है m+1 पीक जो है आसानी से मिल जाती है। ये आपको मैंने बताया, ठीक है। याद रखो अगर आपको जो परसेंटेज ऑफ m+1 पीक निकालना है तो अपन जो है इस रिलेशन का यूज करके जो है अपन इजीली तौर पे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके नेक्स्ट आइसोटोपिक अबंडेंस को उसकी क्वांटिटीज नंबर ऑफ कार्बन एटम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो रहेगा उससे क्या करना मल्टीप्लाई करना है और सबको क्या करनी होती है आपको एडिशन करनी होती है प्लस करनी होती है। ये अपन ने लास्ट में डिस्कशंस की है, ठीक है। हाँ और ये बात आपको यहाँ पे जो है नोट डाउन करनी है कि जो फार्मूला में आपको पता है ये पीक वाला इस परसेंटेज ऑफ m+1 पीक वाला ये जो फार्मूला वर्सटाइल है और वर्सटाइल के साथ साथ जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर चेंज होता है ये फार्मूला भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। कौन से वाला दिस इज टॉपिक ऑफ m+1, ठीक है। अंडरस्टैंड मतलब उसको जो है क्वांटिटी ऑफ एटम्स को जो है उसके आइसोटोपिक अबंडेंस से क्या करना है मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन बताया था मैं आपको सेकंड वेव पीक निकाल रहा हूं उसी m+2 पीक वाला, ठीक है। इसका परसेंटेज किस तरह निकालते हैं मैं आपको बताता यही लेना है उसको इसका स्क्वायर करना है और उसको जो है 200 से क्या करना है डिवाइड करना है। वही ये उसका आइसोटोपिक अबंडेंस उसकी जो है क्वांटिटी उसको
तो आप स्क्वायर करके उसको जो है 200 से क्या करने का है, डिवाइड करना है। फिर जो इसका नाइट्रोजन का अबंडेंस, नाइट्रोजन का जो है जितने भी एटम्स रहेंगे उसको जो मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर करके 200 से मल्टीप्लाई, फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई बाय उसका नेचुरल मींस एसिडिक अबंडेंस और उसको जो है स्क्वायर करके जो है 200 से जो है और जितना भी है सबका क्या करने का एडिशंस करने के बाद जो है अपने को जो है परसेंटेज ऑफ m+2 जो है अपने को मिल जाती है, कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से अपने जो है लास्ट में जो है डिस्कशंस की ये बताया मैं आपको। ठीक है, तो अपन इस फार्मूला यूज करके m+1 की इंटेंसिटी और m+2 की इंटेंसिटी जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिस कैलकुलेशन कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट टू डिफरेंट molecules and same molecular weight because intensity of m+1 peak and m+2 peak will be different। केस में आइसोटोप कंसेप्ट में इंटेंसिटी क्या आने वाली है, डिफरेंट आने वाली है। ठीक है, ये हो गया अपना कैलकुलेशन ऑफ पीक इंटेंसिटी फॉर m+1 पीक एंड फॉर द m+2 पीक। बस आपको जो है ये वाला फार्मूला और ये फार्मूला जो आपको जो है याद रखना है। ठीक है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं, कल इसके लिए आपको क्या लगता है इसका आइसोटोपिक अबंडेंस की जो है जरूरत होती है। ओके, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने को डिस्कशन करना है वो है अवॉइडेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर रिमूवल। मतलब मास स्पेक्ट्रम के अंदर जैसा ही समझो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक बीम पास की, ठीक है, एग्जांपल तौर पर ये आयनिस्ट हुए। ठीक है, ये अपन ने अमाइन लिए, अमाइन से जो है इलेक्ट्रॉनिक बीम पास किए, इसमें से जो नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया, इजेक्ट हो गया। तो आप लोग क्या मिला यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन मिला, इसकी m/t वैल्यू जो है 31 है अगर ये R जो है निकल ग्रुप हो तो। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि बाबा कोई कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, आपको पता है। अब कौन कौन से रहते हैं, एक रहता सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड फॉर्म में रहा पाई इलेक्ट्रॉन, और थर्ड वन रहता नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में नहीं है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो तीन डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी मतलब किसी कंपाउंड में एक ही रहेगा, दो रहेंगे, कोई कंपाउंड ऐसा रहता है जिसमें तीनों टाइप के जो है कंप्लीमेंट्स इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से इलेक्ट्रॉन, जैसे समझो इलेक्ट्रॉनिक बीम पास किए मींस 70 इलेक्ट्रॉन बीम पास किए, तो कौन से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होता है ये मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो आप याद रखो मींस सबसे पहले अगर समझो इलेक्ट्रॉनिक बीम अपन ने पास किए तो सबसे पहले जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ये मींस लेस स्टेबल रहते हैं, मींस एनर्जी उनके पास जो बताया मैं एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है इनके पास, किसके पास, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पास लेस स्टेबल रहते हैं और लूजली हेल्ड रहते हैं। तो मतलब जैसे ही समझो अपन इलेक्ट्रॉनिक बीम पास किए तो सबसे इजीली अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, रिमूव होता है, तो कौन सा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बिकॉज़ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लेस लूजली हेल्डेड। आल्सो मैं बताया आप लोगों को कि उसमें मींस एनर्जी भी क्या रहती है उसकी हाई रहती है। ठीक है, सेकंड नंबर उसके बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो है इसी इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, और सबसे ठीक है पाई इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है पूरे टाइटली होता है, सबसे टाइटली जुड़े वाले हेड जो रहते हैं ना वो रहते कौन से, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब अपने पास नॉन बॉन्डिंग पाई और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में से इजीली इलेक्ट्रॉन कहां के निकलेंगे, नॉन बॉन्डिंग के, उसके बाद क्या के पाई इलेक्ट्रॉन्स के, और सबसे लास्ट में जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता, इजेक्ट होता मींस रिमूव होता बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑफ एनर्जी इन अ मास स्पेक्ट्रम। ठीक है, ओके, याद रखो सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी नॉन बॉन्डिंग के पास, उससे कम पाई के बाद, और उसके बाद जो है सबसे कम जो है सिग्मा के पास। आपको मालूम है एनर्जी और स्टेबिलिटी बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी ना उतना ज्यादा जो है रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो लेस स्टेबल रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, इसी इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा, नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद सिग्मा एंड देन पाई एंड देन द सिग्मा, ये आपको मैं बताया। ठीक है, अंडरस्टैंड। आपको भी कंपाउंड दे रहा है तो अब एग्जांपल से आप देखो, अब यहाँ पे दो टाइप्स के जो है बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन, इसमें बोले तो कौन सा, ये पाई ये सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कौन सा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी क्या है, दिस three bond and having the sigma electron. लेकिन इसके बाद जो है R के प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, you know that non bonding electrons are easily escape or easily eject from the compound because are having less energy and high energy and loosely held in the molecule. Okay, हाँ, इसलिए अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया और इसका चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव आया। ठीक है, अब इसमें देखो इस एग्जांपल्स के अंदर आप देख सकते हैं ये है इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन तीनों टाइप के इसके अंदर पास इलेक्ट्रॉन है, एन भी है, पाई भी है, सिग्मा भी है।
जैसे समझो इसमें अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कोल्ड एनर्जी पास की ना, तो मैं आपको बताया सबसे इजीली कहां के रिमूव होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो आपने फॉर्मेशन होगा इस टाइप का, डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन चार्ज पॉजिटिव दैट द CH3, ठीक है। मतलब नॉन बॉन्डिंग का यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया, मॉलिक्यूल से अपन क्या फॉर्मेशन हो गया, मॉलिक्यूलर आयन, ओके अंडरस्टैंड। ओके यहाँ पे आओ, अब इसके अंदर इसमें भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड कंटेनिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो प्रेजेंस ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे समझो इसमें अपन ने 70 इलेक्ट्रॉनिक कोल्ड एनर्जी पास किए, इसमें से जो है इस नॉन बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपने फॉर्मेशन होगा CH3 CH2, इसमें से गए इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पॉजिटिव दैट द मींस फॉर्मेशंस ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन। हां अब इसके अंदर जो है देखो, इसके अंदर ये 1 2 3, ठीक है। अब इसमें से अगर समझो इसमें से मैंने जो है 70 इलेक्ट्रॉन कोल्ड एनर्जी पास किया, इलेक्ट्रॉनिक बीम एनर्जी पास किया इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, मींस कौन से कहाँ के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इजीली इजेक्ट होंगे, इजीली जो रिमूव होंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जब इसमें भी नॉन बॉन्डिंग है, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, बट आउट ऑफ दिस टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये थर्ड नंबर के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे है ना, वो रिमूव होंगे। अब तुम बोलिए सर ऐसा क्यों, यहाँ पे भी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये भी रिमूव होना चाहिए था, लेकिन रिमूव नहीं हो रहा। इसका रीजन ये है कि फर्स्ट नंबर का जो नाइट्रोजन है ना, इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और ये जो है एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए ये कॉन्जुगेशंस में होते हैं, मतलब जो डीलोकलाइज होते हैं इनसाइड द रिंग, ठीक है। मींस दिस इलेक्ट्रॉन व्हिच प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन नंबर 1 इज नॉट अवेलेबल फॉर रिजेक्शन फॉर रिमूवल because this electron, this electron is present on a nitrogen atom is are engaged in a to maintain the aromaticity in a conjugation रहते हैं, aromaticity maintain करते हैं, नाइट्रोजन पे अवेलेबल रहते हैं। अब बचा क्या, ये नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन जो है इजीली रिमूव होते हैं, इजीली जो है मिस इजेक्ट हो सकते हो, ओके अंडरस्टैंड। ये हो गया स्ट्रक्चर, आपको पूछा तो आपको जो लिखते हैं आने होना कि थर्ड नंबर के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट नंबर के नाइट्रोजन। उसके बाद आओगे मैं इस कंपाउंड के अंदर पायरीन के अंदर। अब पायरीन के अंदर देखो इसके पास भी जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अपन बोले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है इसी जो है कंपाउंड में से बेसिक मॉलिक्यूल्स में से क्या होता है, इजेक्ट होता है आफ्टर द पासिंग ऑफ द बीम ऑफ एनर्जी। अब इसके अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, रिमूव होता है और रिमूव के जो अपने क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है इस टाइप, ठीक है। हालांकि अब तुम बोलिए सर ये नाइट्रोजन ने एरोमेटिसिटी मेंटेन क्यों करा, तो याद रखना आप लोग ये कि यहाँ पे जो है पीडीन के अंदर ऑलरेडी जो है इसमें डीलोकलाइजेशन के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है पीडीन के अंदर पायरीन जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, पायरीन के अंदर जो है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए डीलोकलाइज नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके अंडरस्टैंड। अभी जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर है वो इजीली अवेलेबल है नाइट्रोजन के ऊपर, जैसे समझो उसमें से अपने 70 इलेक्ट्रॉन कोल्ड एनर्जी पास किए तो इजीली जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है सम एग्जांपल बताया कि बाबा किसमें से क्या होता है, कौन कहीं से इजीली इतना याद रखना आपको कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होंगे एज कंपेयर टू पाई इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होंगे एज कंपेयर टू सबसे हार्डली और सबसे टाइटली हेल्ड जो रहते हैं ना वो कौन से रहेंगे, दैट द सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ओके अंडरस्टैंड। ये हो गया अपना पॉइंट दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द रिमूव। आई होप आपको जो है ये अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट द फ्रैगमेंटेशन पैटर्न। फ्रैगमेंटेशन पैटर्न, अब आपको जो है बताया जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक बीम पास किए ना तो बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होने वाले हैं, तो तीन टाइप्स के जो है बॉन्ड डिफिशन आपको आउट ऑफ दिस थ्री आपको दो पता है, एक रहता है होमोलिटिक फिशन और एक रहता है हेटेरोटिक फिशन एंड थर्ड वन इज द हेमी हेटेरोलिसिस। हेमी ये नया है कि मैं आपको क्या रहता बताता, ठीक है, दैट द हेमी हेटेरोलिसिस, ओके अंडरस्टैंड। हां अब पहले देखेंगे अपन होमोलिटिक फिशन।
होमोडिफिकेशन क्या है, ये आपके लिए नया नहीं है, इससे पहले आपने बहुत बार मैंने बताया वाला आपने 11 12 के अंदर बीएससी के अंदर एमएससी तक आपने जो है कभी ना कभी पढ़ी भी नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर समझो ये ए एंड बी बोथ दिस एटम, दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक इस तरह से होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच दैट both this A and B acquire the same number of electron, मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ब्रेक होगा और एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन A लेगा, एक इलेक्ट्रॉन A लेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, B लेगा, और फॉर्मेशंस के बाद A पे रेडिकल, B पे रेडिकल, ठीक है। इसको बोलेंगे मतलब मिस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस सच दैट बोथ द एटम एक्वायर द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सच अ फिशन इज कॉल्ड एज द होमोडिफिकेशन। इस टाइप फिशंस को अपन जो है होमोडिफिक फिशन जो है बोलेंगे या बोला जाता है, ठीक है। होमोडिफिकेशन की कंडीशंस ये है कि दोनों जो एलिमेंट्स की, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को कैसे चाहिए, सेम चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हेटेरोडिफिकेशन। अब हेटेरोडिफिकेशन के लिए कंडीशंस ये है कि जो दो एटम ज्वाइंट है ए और बी, दो या फिर ए और बी दोनों की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये क्या होना, डिफरेंट होना, सेम नहीं होने वाला, ठीक है। और ऐसे कंसीडर करो यहाँ पे बी इज मोर electronegative as compared to A, so what's happening in this case, so B acquire the both the bonding electron, the bonding electron कौन acquire करेगा, कौन जो withdraw करेगा, B, so because of withdrawing of both these two electron, B carries negative charge and A carries the positive charge, the formations of, in this case the formations of radical, इसको जब भी होमोडिफिकेशन होगा तो रेडिकल्स फॉर्म होगा, और जब भी जो है हेटेरोडिफिकेशन होगा तो अपने को जो है आयंस फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, ठीक है। और ऐसा कंसीडर करो कि अब A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू B, ऐसा कंसीडर करें तो क्या होगा, सो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन एक्वायर करेंगे, यहाँ पे A एक्वायर करेगा और B के इलेक्ट्रॉन चले गए, इसलिए A के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करने, विथड्रॉ करने की इस पर चार्ज नेगेटिव है, इस पर चार्ज है पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि हेटेरोडिफिकेशंस के अंदर अपने को फॉर्मेशंस होते not radical, homodifications radical, but in case of heterodifications there are formations of the ion, positive ion and the negative ion, okay। understand, पहला homodifications and second is the heterodifications। तीसरा and last fission है heavy heterodysis। heavy heterodysis में क्या होता है, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो है यहाँ पे फॉर्मेशंस होते हैं, दैट इज द रेडिकल, ओके। फिर रेडिकल में से बाद में आफ्टर द रेडिकल फॉर्मेशंस में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव होता है। फॉर एग्जांपल अपन ए का इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे रिमूव करें, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और बी पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे बाद में सेपरेट हो जाएंगे, तो ए पे चार्ज पॉजिटिव, बी पे चार्ज, मतलब बी ए पे चार्ज पॉजिटिव, बी रेडिकल, मतलब इसमें जो है मतलब होमोडिफिकेशन में बोथ अपने को क्या फॉर्मेशन होने वाले हैं, दैट रेडिकल मींस हेटेरोडिफिकेशन में अपने को क्या फॉर्मेशन होने वाले हैं, आयंस आर फॉर्म, but in case of heavy heterodysis the formations of one radical and one the positive ion, ठीक है। और ये बात आपको याद रखने की है, हर जितने टाइप के जो फिशंस होने वाले, चाहे होमोडिफिक हो, चाहे हेटेरोडिक हो, चाहे हेवी हेटेरोडिक फिशंस हो, तीनों में से कौन से टाइप का भी अगर आपको मास स्पेक्ट्रम में जो है फिशंस होता है तो उसमें जो है आउट ऑफ दिस ऑल दिस ओनली पॉजिटिव आयन आर एक्टिव, क्योंकि अपना मास स्पेक्ट्रम में लास्ट में जो है पॉजिटिव आयन मींस पॉजिटिव जो रहेगा वही क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, मतलब जो है कैटायन इसमें जो है एक्टिव रहेगा, ठीक है। वही क्या होगा, मास एनालाइजर चैम्बर के अंदर एब्जॉर्ब होगा और इसकी की पीक जो है एक्टिव रहेंगे, तो बाकी के जितने भी रहेंगे, जितने भी इसके अंदर पीक्स मिलेंगे दूसरे इसके वो क्या रहेंगे, इनएक्टिव रहने वाले, ओके। ओनली पॉजिटिव आयन इज एक्टिव, ओनली कैटायन इज एक्टिव इन अ मास एनालाइजर चैम्बर, ओके। दैट अबाउट द फ्रैगमेंटेशन पैटर्न, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस थ्री टॉपिक यू कैन आस्क मी इन ग्रुप और मे बी इन अ प्राइवेट, ओके। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, तो आज अपने तीन टाइप के पॉइंट डिस्कशंस किए। पहला होता है मैं आपको पीक इंटेंसिटी, सेकेंड अपन ने जो है इसमें डिस्कशंस किए वो था मींस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड वन इज द फ्रैगमेंटेशन पैटर्न, ओके।